Hello guys, welcome to Awareness Academy. I am Vedveer and we are preparing business economics for UGC NET Commerce and Management. तो गाइस ये जो यूनिट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो आप इस यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से पाँच छः क्वेश्चन आपके हर बार आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। और उस क्लास में हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड भी डिस्कस किया था, तो वो भी हमारा एक रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए थे वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन डिमांड, मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। अब वो चेंज किसकी वजह से होगा? किसी एक फैक्टर में मतलब फैक्टर में चेंज होने की वजह से होगा। तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल, वो वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है। वो वेरिएबल हमारा प्राइस भी हो सकता है, वो वेरिएबल हमारा रिलेटेड गुड्स हो सकता है, वो वेरिएबल हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो वेरिएबल हमारा इनकम भी हो सकता है, जिसके वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? हमारा डिपेंडेंट फैक्टर है। किस पे? वेरिएबल पे। तो ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वेरिएबल में अगर हल्का सा भी चेंजेस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इस चीज को जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें कितने टाइप की होती है? इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ये प्राइस इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। ठीक है, उसमें आपका यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और आपका परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इनका फिर हमने पढ़ा इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक आपके 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी, वो भी आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो उनकी जो डिमांड रहती है वो आपकी कैसी रहती है? पॉजिटिव। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी नेगेटिव, और गुड्स हैविंग नो रिलेशन उसकी आपकी जीरो। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, उसके कई सारे हमारे मेथड्स थे। पहले जो हमने पढ़े थे वो टाइप्स पढ़े थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के हमारे मेथड होते हैं 4। कौन कौन से मेथड होते हैं? परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड और टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कह देते हैं इसको हम, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कौन कितने के मेथड हो गए आपके? 4 मेथड हो गए। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और आपका टोटल आउटले मेथड। ठीक है, कई बार उसने मान लो ये पूछ लिया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां पर फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड इसमें है, कौन सा मेथड आपका नहीं है। ये 4 ही मेथड है आपके, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। तो परसेंटेज मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है अभी, मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इतना सारा उसके बारे में पूरी एक लेक्चर आपका स्पेंड किया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके वहां पर आ जाएगी। उसमें हमने क्या पढ़ा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस, अगर इनकम की बात करेंगे तो इनकम, और अगर रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज, इसमें फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, वेयर क्यू रेफर टू द क्वांटिटी एंड पी रेफर्स टू द प्राइस एंड डेल्टा जो है वो किसको दिखाएगा? हमारा चेंज को दिखाएगा। इफ greater than 1 then demand is elastic, less than 1 demand is inelastic, ed is equal to 1 demand is unit elastic। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें
आ जाती है। ग्रेटर देन 1 आपका इलास्टिक, लेस देन 1 इन इलास्टिक, और अगर आपका 1 है तो आपका इलास्टिक। तो उसके हिसाब से हम चीज़ें देख सकते हैं कि भाई आंसर हमारा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो वो उसके हिसाब से हम जो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, वो चीज़ मैंने पहले आपको बता ही दी है। तो ये मेथड हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज मेथड आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक कॉम्बिनेशन हमारे दे रखे हैं, जैसे 6 पे हम, जब हमारा प्राइस 6 रुपीज़ था तो हम कोई क्वांटिटी परचेज नहीं करते थे, लेकिन जब प्राइस हमारा 6 से 5 हो गया तो क्वांटिटी हमने 10 परचेज करनी शुरू कर दी। 5 से 4 हो गया तो हमारी क्वांटिटी जो है वो 20 है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस डाउन होगा तो हमारा प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा प्राइस 4 से 3 हो गया तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 30 कर दी। ये 3 से 2 हो गया और ये 30 से 40 हो गई। ये 2 से 1 हो गया, हमने 40 से 50 पे आ गई। जब इसका जो प्राइस है वो 0 हो गया तो हमने कितना कर दिया, 60 कर दी। आपको क्या करना है, आपको मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बतानी है, और मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करके बतानी है, और मुझे एफ पॉइंट पे कैलकुलेट करके बतानी है कि इस पॉइंट पे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी आती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको, साथ के साथ मैं भी करता हूँ। ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ आएगा वहाँ पे आप पूछिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन में क्यू। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब डेल्टा क्यू देखिए कितना है, डेल्टा क्यू आपका कैसे निकलेगा, आपका 10 - 0 हो जाएगा ना। तो 10 - 0 का मतलब क्या है आपका 10 अपॉन में, ठीक है, ये हो गया आपका। डेल्टा पी कितना है, प्राइस में कितना चेंज हुआ आपका 1, -1 आ जाएगा ना। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा आपका, इनटू में इनिशियल प्राइस आपका कितना था 6, और क्वांटिटी कितनी थी आपकी 0। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 0। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा, आप इस वाले पॉइंट पे मुझे चेक करके बताइए डी पॉइंट पे कितना आएगा। डेल्टा क्यू देखिए 10, डेल्टा पी देखिए 1, इनिशियल आपकी क्वांटिटी प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस था 4 और क्वांटिटी कितनी थी हमारी 20। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ये हो गया 2 और ये आपका हो गया 2। तो यहां पर इस पॉइंट पे आपकी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक। अब चलिए जरा मुझे इस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे कैलकुलेट करके बताइए। एफ पॉइंट पे आप क्या करोगे, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना हो गया 50 - 40, तो ये हो गया 10 और ये हो गया -1, और इनटू में आपका इनिशियल जो प्राइस था वो कितना था आपका 2, और क्वांटिटी कितनी थी हमारी 40। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया 1/2 हो जाएगा ना, तो 0.5। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.5 का मतलब है लेस देन 1। देखो एक ही उस पे आपके कितने सारे उसको इसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हर पॉइंट पे आपकी जो चीजें हैं वो बदलती चली जा रही हैं। हमने बी पॉइंट पे निकाला तो आपका जो आंसर था वो कितना आया, इन्फिनिटी आया। हमने डी पॉइंट पे निकाला, आंसर आपका ग्रेटर देन 1 आया। अगर हमने इस पॉइंट पे निकाला तो आंसर हमारा कितना आया, लेस देन 1। तो इस तरीके से ही हम कैलकुलेट करते हैं और ऐसे ही हमारी जो चीजें हैं वो चेंज होती चली जाती है। हर पॉइंट पे हमारी जो चीजें हैं, इलास्टिसिटी है, वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आई, कैलकुलेशन पार्ट समझ आ गया आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में
क्यू। इसका ध्यान रखना है Q1 माइनस क्यू, इसका ध्यान रखना है P1 माइनस पी, और ये आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्राइस में प्राइस की वैल्यू, क्वांटिटी में क्वांटिटी की वैल्यू। अगर आपने प्राइस में क्वांटिटी की वैल्यू रख दी, क्वांटिटी में प्राइस की वैल्यू रख दी, फिर वो आपका दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आनी है। आते हैं क्वेश्चन ऐसे, आते हैं मतलब पूरा, अब पूरा पेपर इसमें से तो नहीं बना सकते ना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट मेथड है आपका पॉइंट मेथड। यहां पर क्या है, कुछ पॉइंट आपके इंडिकेट करे होते हैं, उस पॉइंट के हिसाब से हम चीजों को देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमारी इसमें आती हैं। मान लो, देखो ठीक है, ये मैंने एक ही उस पे मल्टीपल पॉइंट मैंने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, तो ये चीज मेरी इसमें आ जाती है। तो यहां पर मैंने क्या करा है, इसको मैं मिड पॉइंट जो वो देख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो ए क्या है मेरा, मिड पॉइंट है। यहीं से मैं बाकी चीजों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो यहाँ से मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा, तो ये पॉइंट तो हमारे ऐसे हो जाएंगे। मैंने आपको ग्राफ बताया अभी, एक ऐसा ग्राफ बताया था मैंने आपको, और एक ऐसा ग्राफ बनाया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इलास्टिक। इस पॉइंट पे मेरा इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर ईडी क्या हो जाएगा मेरा, 0, और इस पॉइंट पे, हाँ हाँ हाँ, इनइलास्टिक है ना। ठीक है, और यहां पर इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब यहां पर ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब मान लो यहां पे आपको चीजें समझ नहीं आ रही है कि भाई कौन सा आपका, देखो यहां पर रहेगा, मिड पॉइंट पे रहोगे, तो आप जो है वो क्या करोगे, इक्वल रहेगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। देखो, अब आप यहां पर देखो, एक बार ग्राफ में देखो, लोअर सेगमेंट है हमारा ए ई, और अपर सेगमेंट है मेरा ए सी, दोनों बराबर है। मैं डी पॉइंट पे चेक करना चाहता हूं, लोअर सेगमेंट है मेरा डी ई, और अपर सेगमेंट है मेरा डी सी। ठीक है, अब यहां से देख के बता सकते हो कि ये वाला जो सेगमेंट है वो छोटा है मेरा, और ये वाला सेगमेंट मेरा बड़ा है। तो मान लो ये, मान लो मेरा नंबर है 1, और यहां पर 1 2 3, तो इसमें आंसर कितना आएगा मेरा, ईडी लेस देन 1। तो यहां पर मेरा ईडी लेस देन 1। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे निकालता हूं, तो ये मेरा लोअर सेगमेंट क्या बन जाएगा, बी ई, और अपर सेगमेंट मेरा बन जाएगा बी सी। अब देखो नीचे वाला सेगमेंट मेरा कितना है, 1 2 3, और ऊपर वाला सेगमेंट मेरा कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 3, ई डी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कहने का मतलब यह है कि मैं जब इस पॉइंट पे था, तो मेरा ई डी इज इक्वल टू 0। जब मैं इस पॉइंट से नीचे चला, तो ई डी लेस देन 1, और यहां पर आया तो ई डी मेरा कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो उसके हिसाब से मैं जो यहां पर मूव कर सकता हूं, तो ई डी ग्रेटर देन 1, और वो उसके हिसाब से चीजें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके हिसाब से, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट मेथड में हमारा फॉर्मूला याद रखना है आपको, कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इसके हिसाब से पॉइंट की मूवमेंट्स के हिसाब से, पॉइंट की एलोकेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है वो अपर का है या लोअर का है। ठीक है, तो ये चीज मेरी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपका 1 ग्रेटर देन 1, और ये आपका लेस देन 1। ठीक है,
ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, बाकी हम उसके हिसाब से यहाँ के मूवमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मूवमेंट्स अपनी देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्क मेथड। आर्क मेथड में हम क्या करेंगे? आर्क मेथड में बेसिकली कुछ नहीं होता कि जहां पर वो हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पर आर जो हमारी शेप होती है ना, शेप को देख के हम बताते हैं कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो किस तरीके का है। मतलब हम जैसे मान लो आईसी कर्व नहीं, जैसे मान लो हमारा ये कोई डिमांड कर्व है, हम ये एक तो मान लो कर्व हमारा ये है, ठीक है, और एक कर्व है हमारा ये। यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट देखूंगा और इस पॉइंट पे मूवमेंट देखूंगा तो कर्व की हमारी शेप बदल जाती है, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होगा तो कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, अगर लेस देन 1 होगा तो वो टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो ज़्यादा ग्राफ उस पर पोजिशन करेगा। तो कहने का मतलब यह है, आर्क मेथड इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस चेंज एग्जिबिट बाय द डिमांड कर्व ओवर द सम फाइनाइट स्ट्रेच ऑफ द कर्व। मतलब कि हम यहाँ पर आर्क मेथड में ये चीज़ें कंपेयर करते हैं और इन चीज़ों को देखा जाता है कि हमारा जो मेथड है उसके हिसाब से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट आप उठाइए, ठीक है, और उसमें एक आर्क बनाइए, और उस आर्क के थ्रू मतलब जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस आर्क पे हमारा मेथड क्या आता है। देखिए यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इसने क्या करा, एक पॉइंट ये उठाया है, ठीक है, और एक पॉइंट उठाया है इसने ये, यहां पर जो है वो इस चीज को इसने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें आप देखिए कि ये हमारा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो अगर इक्वल रहेगा तो ये दोनों पोर्शन हमारे सेम रहेंगे। अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस ज़्यादा है, प्राइस में आपका कम है, तो उसके हिसाब से आर के पोजीशन देख के आप बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें हमारी इसमें रहने वाली है। मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, 0 है, इन्फिनिटी है, क्या है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के हिसाब से हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, आर्क में कितनी पोजीशन है, मतलब आप ये देख सकते हो ना कि इनकी पोजीशन देखो, परसेंटेज चेंज इन मतलब जो आपका प्राइस में जो चेंजेस है वो इतना है, क्वांटिटी में चेंजेस आपका इतना है, मतलब ये गैप और इस गैप को आप मेजर करोगे, उसके हिसाब से आप देखो दोनों गैप अगर बराबर हैं तो आप बोलोगे ईडी इज इक्वल टू 1 है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा है तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 1 है। अगर प्राइस में ज्यादा है तो आप बोलोगे लेस देन 1 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, इसमें मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। पहले हम क्या करते थे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी करते थे, ठीक है, और इनटू में पी अपॉन में क्यू करते थे। लेकिन यहां पर क्या कहता है, जैसे डेल्टा क्यू आप निकालोगे, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय Q1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका एवरेज पॉइंट निकालो आप। मतलब वहां पे आप डायरेक्टली पॉइंट ना निकाल करके उसका एवरेज निकालोगे आप। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको। फर्क इसमें इतना है कि वहां पे तो हम डायरेक्टली क्वांटिटी कर देते थे, इनिशियल क्वांटिटी, ये कहता है इनिशियल क्वांटिटी आप मत करो, उसका एवरेज निकालो, डिफरेंस निकाल के आप उसका एवरेज निकालो। और ऐसे ही आप प्राइस में भी करोगे, जैसे इसने क्या करा, क्यू डी माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई मिड पॉइंट और डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ P। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, इसमें से कोई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, P2 माइनस P1 यानी P1 माइनस P डिवाइडेड बाय इनका एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, P1 प्लस P डिवाइडेड बाय 2। एवरेज तो आपका सेम वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हैं। ठीक है, तो इसके इस मेथड में ये चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। ये मेथड थोड़ा सा उसके हिसाब से आपका जो कर्व है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा। चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उससे ये दोनों चीजें आपकी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपका। क्या कहता है, इफ यू एज्यूम दैट प्राइस इंक्रीज फ्रॉम $8 टू $10, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज
60 to 40। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी वो हो गई 60 to 40 हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालता तो मैं कैसे निकालता, मतलब वो सेम मैं ऐसे ही निकालता ना, मतलब आप कैसे निकालते, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यानी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, यही फॉर्मूला था मेरा। तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ भाई, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कितनी हो गई, 60 से लेके 40 हो गई। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम 60 to 40, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपने निकाल दिया। जैसे मतलब आपने क्या करा कि ये जो है इस हिसाब से आपने निकाल दिया ना, 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाय इनिशियल आपकी कितनी थी 60। ठीक है, तो वो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे, 10 माइनस 8, तो ये आपका डिवाइडेड बाय 8, 8 क्या था हमारा, इनिशियल प्राइस था, तो ये आपका हो गया 0.25। तो इनको आप जब डिवाइड करोगे तो इसमें आंसर आएगा आपका 1.32। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये हमने निकाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं निकालता आर्क मेथड से तो मैं क्या करता, तो उसमें आप जो है 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 यानी इसका एवरेज हमने पहले ही निकाल लिया, और 10 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 यानी 9। तो ये आप क्या करोगे, 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 50 यानी 0.4, और यहां पर आप क्या निकालोगे, 8 माइनस 10 डिवाइड बाय 9, और इसमें आपका कितना आ गया 0.022। ठीक है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 1.82। तो फॉर्मूले में उससे कट जाएगा ना आपका, जैसे ये माइनस आ गया, माइनस फॉर्मूले वाले माइनस से काट दिया उसने, हाँ फॉर्मूले में माइनस है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फर्क सिर्फ आपका कितना है, फर्क सिर्फ आपका है उस चीज का कि फॉर्मूले में जहां पे हम डायरेक्टली पहले हम इनिशियल प्राइस लेते थे, यहां पे इनिशियल प्राइस ना लेकर के ये उसका एवरेज ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी। तो यहां पर देखिए जरा क्या कहता है कि पॉइंट है हमारा P, प्राइस था हमारा 8 और क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी 10। तो पॉइंट M पे हमारा प्राइस घट गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो है वो आर्क मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। कर सकते हो, पहले आप इनका जो है वो पहले आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। इनका एवरेज कितना होगा, 22 डिवाइड बाय 2 यानी 11, और यहां पर क्या होगा आपका 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7। ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में एवरेज ऑफ प्राइस, और यहां पर एवरेज ऑफ क्वांटिटी, है ना। सिंपल चीज वही करनी, जहां पे इनिशियल प्राइस लेते हैं यहाँ पे एवरेज प्राइस लेना है आपको। डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना है आपका 2, और प्राइस में चेंज कितना है आपका 2, और एवरेज प्राइस आपका कितना है, एवरेज प्राइस है आपका 7, और क्वांटिटी डिमांडेड वाला कितना है 11, 11 आया था ना। तो इसमें आप जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 7 अपॉन में 11 हो जाएगा। ठीक है, 0.3 जो भी आपका आंसर आएगा तो वो आपका लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1, इसमें लेस देन 1 आएगा ना, तो उसके हिसाब से मतलब आप जो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी ये जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से चीज़ों को आपको बताना है कि भाई इसमें आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड हमारा क्या कहता है कि इसमें हम उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसने बोला कि भाई आप अपना एक्सपेंडिचर देखिए कि आपका एक्सपेंडिचर कितना आता है, एक्सपेंडिचर के हिसाब से चीज़ों को आप देखिए कि किन किन चीज़ों में आपका कितना एक्सपेंडिचर आपका रहता है, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कहीं पे एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, कहीं पे आपका घटेगा, तो हम प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क आ रहा है तो उस चीज को हम यहाँ पर कंपेयर
करते हैं। तो यहाँ पर मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था, उन्होंने बोला टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। ये मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था। इन्होंने बोला कि हम कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को अपना ऑन और बिफोर चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने से पहले कितना एक्सपेंडिचर था, प्राइस चेंज होने के बाद कितना एक्सपेंडिचर हमारा आया है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि इट कैन बी नोन एज वेदर डिमांड फॉर गुड्स इज इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो मतलब इसमें हम तीन चीज़ों के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आपका यूनिट इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक और आपका मोर देन इलास्टिक। तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। टोटल आउटले कैसे निकालोगे आप? टोटल आउटले निकालोगे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब 5 रुपए पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर अगर आप एक्सपेंडिचर निकालोगे तो कितना हो गया, 5 रुपए पे आप 10 क्वांटिटी परचेज करो तो ये हो गया 80। और यहां पर अगर आप 6 रुपए पे आप 12 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, घट गया। प्राइस आपका घटा, एक्सपेंडिचर भी हमारा घट गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए। हाँ, मतलब यहाँ पर हम जो है वो इसमें इसके मूवमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई क्या चीज हमारी मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मतलब प्राइस हमारा जो है, ये चीज है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। प्राइस हमारा घट रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड 20 30 40 50 60 75 80 90 100। तो इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा जो जितनी भी हम टेबल बनाते हैं वो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए बनाते हैं। ठीक है, अब आप इनका एक्सपेंडिचर देख लीजिए। जब मैंने 9 इंटू में 20 कितना हो गया, 180। 8 इंटू में 30 कितना हो गया, 240। 280, 300 300 300 और आपका 240 180 100। यहां पर देखो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, यहां तक हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो वो आपका ग्रेटर देन 1। यहां पर आके हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये इक्वल टू 1। और यहां पर आके हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो घट गया, तो लेस देन 1। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो हमारा ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, प्राइस बढ़ा, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ग्रेटर देन 1। प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर घटा, तो लेस देन 1। प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो हमारा लेस देन 1। प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, तो हमारा इक्वल टू। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप अपने मूवमेंट कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, आप इसको देखना, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ग्रेटर देन 1, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लेस देन 1, अगर एक्सपेंडिचर में कोई मूवमेंट नहीं है तो इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है आपका, एक्सपेंडिचर के हिसाब से कंपेयर करो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है तो आपका ग्रेटर देन 1, अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टू 1, और अगर घट रहा है तो हमारा लेस देन 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर चीजें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीरो और इनफाइनाइट से मैच नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस जीरो होगा नहीं और क्वांटिटी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो वो एक्सपेंडिचर मेथड से हम ये चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को इन्होंने एक देखा है कि हमारा जैसे प्राइस फॉल हुआ और ये चीज़ हमारी इंक्रीज हुई, तो इसको हमने ग्रेटर देन 1 कर दिया, या इनमें इन्वर्सली मूव कर रहे हैं तो आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर ये प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इक्वल टू 1, और अगर ये दोनों सेम उस पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका लेस देन 1।
ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, नेचर ऑफ द कमोडिटी, ये हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी के ऊपर भी हमारा ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है कि कमोडिटी हमारी किस नेचर के, पेरिशेबल नेचर की है या नॉन पेरिशेबल नेचर की है, तो उसके हिसाब से उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा कि भाई इलास्टिसिटी हमारी कैसी रहेगी। अगर पेरिशेबल नेचर का रहेगा तो हम उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करेंगे, जब हमें पता है कि भाई खराब नहीं होगा तो हम आराम आराम से कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फर्क आपका नहीं रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी से हमारा जो फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फर्क करता है, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा तो हम उस पर स्विच कर जाएंगे। एक में हल्का सा भी चेंजेस हुआ तो सब्सटीट्यूट हमारा अवेलेबल होता है तो हम वहाँ पे स्विच कर जाते हैं। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं हो तो हमें उसी पे रहना है, तो वहाँ पे ई डी इक्वल टू 0 रहेगा आपका। ठीक है, उस पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ यूजेस, अगर एक चीज़ का एक ही यूज़ है तो उसकी डिमांड आपकी इनइलास्टिक रहेगी। नंबर ऑफ यूजेस मल्टीपल हैं तो उसकी डिमांड आपकी इलास्टिक हो जाएगी। थैंक यू। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हमारा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजेस के हिसाब से, अगर एक चीज़ का मेरा एक ही यूज़ है तो मुझे उसी के लिए खरीदना है, अगर मेरा एक चीज़ के मल्टीपल यूज़ है तो वो उसके हिसाब से मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल है उसका, अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल है जैसे कार और पेट्रोल है, ठीक है, अगर मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो जो कार की डिमांड है वो घट जाएगी, कार की डिमांड आपकी घट जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर कार के प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं तो लोग कम उसको परचेज करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। ठीक है, घट जाएगी तो उसको पेट्रोल को लोग कम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीजें हमारी इस पे आ जाती हैं, तो लोग उस पे जो पेट्रोल को लोग कम यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। टाइम पीरियड, टाइम कितने टाइम पीरियड के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करेंगे या उसको लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करेंगे, तो कितना टाइम है हमारे पास उसको यूज करने के लिए, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेबल मतलब जो है आपका, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का है या लॉन्ग ड्यूरेशन का है। नेक्स्ट आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी उसकी कैसी है, मतलब जल्दी से स्पॉइल हो जाता है या लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका रहता है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। अर्जेंसी ऑफ द नीड, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अर्जेंसी ऑफ द नीड मतलब जो आपके इमरजेंसी गुड्स होते हैं, ये आपको जब पता है कि भाई जब मुसीबत के टाइम में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वही कहावत हमारी यहाँ पर है कि जब आपको पता है कि भाई इमरजेंसी है तो आपको भाई गुड्स आपको वो खरीदना पड़ेगा। जैसे भाई आप एग्जाम के लिए जा रहे हो और आप लेट हो रहे हो, तो जब आपको पता है कि भाई 100 की जगह 150 ही मांगेगा, 200 ही मांगेगा ऑटो वाला, तो हमें देने पड़ेंगे। हम सोचते हैं कि चल छोड़, एग्जाम आपका पहले है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं शादी में गए और आपकी सैंडल टूट गई, ठीक है, तो वहां पर फिर क्या रहेगा कि उसमें चाहे या तो आप कोबलर को ढूंढोगे या फिर आप शॉप पे जाओगे, शॉप पे उसको जो आपको जो भी मिलेगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि अगर आप पसंद करने बैठोगे तो शादी छूट जाएगी, फिर आप सोचते हो कि उल्टी सीधी भैया दे दे, मतलब आज आज का काम चल जाए मेरा, बाकी तो मैं फिर अपने आप देख लूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपकी अर्जेंसी है, आपको पता है कि भाई अगर आप नॉर्मल खरीदने जा रहे हो तो आप 50 दुकानों पर मतलब छान मारोगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो जब आपको लगता है भाई अर्जेंसी है कि भाई आपको इमीडिएटली खरीदना ही खरीदना है, तो आपकी ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, इमरजेंसी मान लो जब चीज़ आती है आपकी, तो उस टाइम पे आपको खरीदना ही खरीदना पड़ता है वो चीज़। हाँ, कोविड में आपकी जो मेडिसिन वगैरह जो थी उस टाइम पे भाई अब आपको ठीक है भाई खरीदनी है मतलब खरीदनी है, इसमें और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटीज मतलब हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं मतलब उसको मैं चाहे चाहे 1 रुपए का हो जाए 10 रुपए का हो, जो जो लेना है मतलब लेना है। ठीक है, अब जो लोग आदत से मजबूर होते हैं, ठीक है, जो हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो वो मतलब खरीदना है मतलब उसको खरीदना है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। ठीक है,
और 9 वाले में आपका क्या रहेगा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की जो डिमांड है इलास्टिसिटी उसके हिसाब से ही मूव करेगी। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मुझे गुड्स देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा गुड्स है, और अगर मेरी इनकम घट रही है तो उसके हिसाब से मैं गुड्स की डिमांड पे फ़र्क करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी इसमें आ जाती हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कंसीडर द डिमांड फॉर ए गुड्स प्राइस ₹4 एंड डिमांड फॉर द गुड्स इज 25 यूनिट्स। मतलब प्राइस आपका 4 रुपये है और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 25 रुपये है। सपोज द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, प्राइस हो गया 4 रुपये से 5 रुपये, और क्वांटिटी आपकी घट गई 20 हो गई। आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगी। डेल्टा क्यू निकालो, डेल्टा पी निकालो, और इनटू में पी इनटू में क्यू, आराम से निकल जाएगी। आराम से निकालने के बाद इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा आपका? 0.8। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मतलब जो है इसमें से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप इसमें वैल्यू को पुट करो और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकालो। ठीक है, कहता है सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज -2। मतलब आपको इलास्टिसिटी आपको दे रखी है कितनी? इफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज 5%। ठीक है, आपको बताना है व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन, मतलब आपका जो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको बताना है। निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली बात है कि इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू -0.2 इंटू में 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.2 है ना ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट आंसर है इसका। इसमें क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज राइज बाय द 40%, अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड इज फॉल बाय द 80%, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना है? 80%, और इसमें कितना है? 40%। तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें से आपसे पूछ रहा है क्या है निकालो, तो बताओ क्या ही क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, 80% डिवाइडेड बाय 40%। ठीक है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकें। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे, ताकि हम जो है एक बेटर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।